नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 की जो बुक है राजनीतिक व सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, जिसमें हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो अध्याय 3 है उसका नाम है, इससे पहले हमने 2 अध्याय का अध्ययन किया, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। हमारा जो बिंदु है वो लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 भारत आजाद। भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया था। लंबा और मुश्किल सफर तय किया था। ये नहीं कि हाँ अंग्रेजों के पास में हम गए और हमें आजादी मिल गई, ऐसा नहीं हुआ। हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन कठिनाइयों के पश्चात ही हमें जाके आजादी हासिल हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आजादी प्राप्त हुई थी। तो इसके लिए कई इस तरह, और यहाँ पे औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। हमारे यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी शासन व्यवस्था थी? औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन कैसी व्यवस्था थी हमारे यहाँ पे? औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी। और इस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंदर लोग क्या थे? भयभीत। लोग भयभीत थे, और भयभीत इस कदर थे कि वो अपनी बात स्वतंत्र रूप से अंग्रेजों के समक्ष नहीं कह सकते थे। उन्हें कितनी भी परेशानियां होती, और अंग्रेज सरकार तानाशाही सरकार थी, तो वो हमारी बातों को भी नहीं सुनती थी। कि हमारे जो लोग हैं वो उस वक्त इतने त्रस्त थे, इतने परेशान थे, लेकिन उनकी किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। लेकिन ये सब समस्याएं जब चल रही थी, उसी दौरान क्या होता है कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की। 1885 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ये डिमांड की गई थी, ये मांग की गई थी कि क्या मांग की गई थी? कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधायिका के अंदर कौन होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य। विधायिका में जो सदस्य हो वे क्या होने चाहिए? निर्वाचित। वे सदस्य क्या होने चाहिए? निर्वाचित हो। यानी विधायिका में सदस्य हो वे निर्वाचित। कैसे होने चाहिए? निर्वाचित होने चाहिए, जो जनता के द्वारा निर्वाचित। अब जो सदस्य निर्वाचित होके जाएंगे तो उनका उत्तरदायित्व पहले ही ज्ञात हो गया कि वो उनका उत्तरदायित्व किनके प्रति रहेगा? जनता के प्रति रहेगा। वो जनता के लिए कृतज्ञ रहेंगे, उनके लिए कार्य करेंगे। तो इस वजह से इस तरह से मांग उस समय की गई। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 के अंदर एक एक्ट बनाया गया था। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक ऐसा कानून पारित किया गया था। और इस कानून की एक खासियत थी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। और इस कानून के तहत क्या किया गया कि किनको मान्यता दी गई थी? निर्वाचित प्रतिनिधि को मान्यता दी गई। क्या किया गया? निर्वाचित प्रतिनिधियों को मान्यता दी गई थी। यानी 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उनके समक्ष हम अपनी बात कह पाएंगे, तो तभी हम अपने आप को स्वतंत्र मानेंगे। तो हमें अपने फैसले लेने का क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। क्योंकि टॉपिक क्या कह रहा है कि लोगों को क्या होना चाहिए? फैसला क्यों लेना चाहिए? फैसला इस वजह से लेना चाहिए क्योंकि जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार से तभी करा सकते हैं। अपनी परेशानी, अपनी जो भी समस्या है उनका समाधान तभी करवा सकते हैं जब उन्हें फैसले लेने का हक हो। यानी अपने जो प्रतिनिधि जो चुने वो अपने मत के माध्यम से चुने। उन्हें जो कैंडिडेट पसंद है उसी कैंडिडेट को वो चुन सके, तो ऐसा अधिकार उनके पास में होना चाहिए। तो सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों
मांगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। सरकार की जो है सरकार का उत्तरदायित्व क्या बताया गया है इसके अंदर? सरकार का उत्तरदायित्व लोगों की मांगों और जरूरत के तौर पर हो। मतलब सरकार का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए? लोगों की मांगों और जरूरतों के तौर पर होना चाहिए, जिससे सरकार जनता के प्रति अगर उत्तरदायी रहेगी तो जनता के हित के अंदर ही वो क्या करेगी? फैसला करेगी, क्योंकि वो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार है, तभी वो ऐसा कार्य कर पाएगा। ठीक है। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि संविधान ने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का क्या किया गया है? सिद्धांत को भी अपनाया है। मतलब इसके अंदर अब एक और चीज जोड़ दी गई इस एक्ट के माध्यम से कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का भी क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है जनता को, जिससे जनता अपने मत के माध्यम से क्या है? अपने प्रतिनिधियों का क्या कर सकती है? चुनाव कर सकती है। ठीक है। तो ये क्या टॉपिक क्लियर है। इसके बाद में लोग और उनके प्रतिनिधि, दूसरा टॉपिक क्या है? लोग और उनके प्रतिनिधि। लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग और उनके क्या है? प्रतिनिधि। अब लोग और उनके प्रतिनिधि किस तरह से आते हैं कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है। सहमति का मतलब है कि स्वीकृति, सहमति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति। और ये स्वीकृति किससे मिलती है? जनता के माध्यम से मिलती है। लोगों का निर्णय लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना मतलब क्या है? लोगों का निर्णय ही किसका गठन करना है? लोकतांत्रिक सरकार का गठन लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करना है। ठीक है। लोगों और उनके प्रतिनिधि के तौर पे क्या बताया गया? लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है कि लोगों का निर्णय क्या होता है कि एक ऐसी सरकार नियुक्त हो जो जनता द्वारा निर्वाचित हो और जनता के प्रति क्या हो? प्रतिबद्ध हो। ऐसी सरकार की डिमांड इनके द्वारा की जाती है, लोगों के द्वारा की जाती है। और मूल सोच क्या रहती है लोगों की? व्यक्ति या नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण है। मूल सोच क्या है कि व्यक्ति इस सरकार के अंदर है, लोकतांत्रिक सरकार के अंदर व्यक्ति एवं नागरिक ये क्या है? महत्वपूर्ण, यानी व्यक्ति एवं नागरिक क्या बताए गए? महत्वपूर्ण बताए गए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सरकार का गठन करना, यानी लोगों के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना। अब देखो, लोग संसद के लिए, लोग क्या करते हैं? लोग संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोग किसके लिए चुनाव करते हैं? लोग संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी संसद में जो निर्वाचित होकर जो लोग जाते हैं, जो प्रतिनिधि जाते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? आम जन के द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है, जो कि निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? निर्वाचित प्रतिनिधि। और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के समूह से ही, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, निर्वाचित प्रतिनिधि वही जो है निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वही क्या कर रहे हैं? वही संसद का निर्माण करते हैं।
मतलब निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वही संसद का निर्माण करते हैं। संसद का जो निर्माण किया जाता है इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही किया जाता है और इन्हीं से संसद का निर्माण होता है। और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि है इन प्रतिनिधियों के माध्यम से किसका निर्माण हो रहा है, सरकार का निर्माण। सरकार का निर्माण इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार अपना निर्माण करती है। ठीक है, प्रतिनिधियों का ये विचार हम कक्षा 6 और 7 के अंदर भी यही चीजें दे रखी है, उस पुस्तक में भी यही चीजें बताई गई है। ठीक है, उसमें शॉर्ट रूप में, इसमें थोड़ा विस्तृत रूप में और आगे की कक्षाओं में और भी इसको विस्तृत रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधि ही संसद का निर्माण करते हैं प्रतिनिधि और उन्हीं में से सरकार का गठन भी किया जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट जो मेरे द्वारा बताया गया आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब है संसद की भूमिका, जिसको हम कल की क्लास के अंदर इसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।